चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब शांत हो जाओ थोड़ा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द, पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एक कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी देश की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश के अंदर आरबीआई है, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना स्टॉक पड़ा हुआ, ये कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, जितनी भी कंट्री की जो करेंसीज होती है वो सारी की सारी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आती है। इंडियन रुपीस को छोड़ के बाकी जितनी भी होगी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, सब। हाँ, एक चीज याद रखना, इसका जो मेजरमेंट होता है ये हमेशा डॉलर में ही होता है। अब जैसे डॉलर तो डॉलर में ही नापेगा, पर अगर बाकी अदर कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो भी डॉलर में ही नापे जाते हैं। ठीक है, द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द कंपनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो उसको क्या किस में नापा जाता है? यूएस डॉलर में ही नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। उस रेट पे, जिस रेट पे आप $1 या किसी भी अदर करेंसी का एक यूनिट, एक रुपीस या एक जो भी चल रहा है, वो अपने पैसे से बदल सकते हो, अपने रुपीस से बदल सकते हो, वो कहलाता है एक्सचेंज रेट। जैसे कि अगर आप डॉलर लेने जाओ, तो अगर अभी आप डॉलर लेते हो तो आपको 80 रुपए पे करने पड़ते हैं। कितने? $1 के लिए, है ना? $1 के लिए 80 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो ये क्या कहलाया? आपका एक्सचेंज रेट गया कि क्या चीज? 1:80। $1 लगेगा, है ना? $1 और 80 रुपीस। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेथड जो है वो है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फ्लेक्सिबल, दो मेथड होते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या होता है कि गवर्नमेंट उसे एक रेट पे फिक्स कर देती है, चाहे 80, चाहे 70, चाहे 50, जो भी रेट है वो एक फिक्स कर दिया जाता है। उसी रेट पे जो है आपको डॉलर मिलेगा या फॉरेन करेंसी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल के बारे में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, देखो जी, डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल की क्या है। फ्लेक्सिबल रेट्स आर एक्सचेंज इज दैट रेट एट विच डिटरमाइन बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेस। किसी इकोनॉमी के अंदर वहां पर उस कहते हैं करेंसी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, दोनों जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वो जो सिचुएशन होती है वो डिपेंड कर, वो बताती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, एज इट डिटरमाइन बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का जो फ्री प्ले है छोड़ दिया जाता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, उसके हिसाब से जहां पे वो कट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पर जो है आपका रेट डिसाइड होगा। ठीक है, द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई कॉल्ड पर रेट एक्सचेंज और इक्विवेलेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस रेट पर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड और सप्लाई जब दोनों जब बराबर होते हैं, उस सिचुएशन में ये क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक कंडीशन कहलाता है, और उसी पे रेट ये डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबल के अंदर ही डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? तो पहले हम लोग इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड और रेट, प्राइस जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जो करेंसी जो है उसके प्राइस
और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा डिमांड के बिहाफ पर देखते हैं। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में जो डिमांड पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि प्राइस के बिहाफ पर डिमांड पढ़ी थी, प्राइस का घटता बढ़ता था। यहां पर प्राइस के बिहाफ पर नहीं, यहां पर डिमांड के बिहाफ पर प्राइस पढ़ते हैं। हमें निकालना है प्राइस और हमें डिमांड गिवन है। तो अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, मार्केट में आप सोचो कि कोई चीज लेने के लिए गए आप, ठीक है, और वो मार्केट में मिल नहीं रही है, आप बहुत ज्यादा खरीदना चाहते हो, हर कोई खरीदना चाहता है, तो जिस दुकानदार के पास होगी वो चीज, वो क्या कीमत महंगा करके बेचेगा। मतलब कहने का ये है कि कभी भी अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। समझ में आई बात? डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। देखो जी, तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द एक्सचेंज। यहां पर जो है आप लोग 11th क्लास वाला पढ़ना है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। अगर आपको $1 $50 का मिल रहा है तो आप $4 खरीदते हो, अगर वही डॉलर अगर 60 का मिलने लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कम खरीदोगे आप। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि प्राइस और डिमांड, अभी दोनों केस बढ़ाऊंगा, डिमांड से प्राइस पर भी और प्राइस से डिमांड पर भी, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा, ठीक है, और अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक की ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ठीक है। प्राइस अगर मान के चलिए घट गया तो प्राइस घटा है, डिमांड नहीं घटा है, प्राइस घटा है, तो प्राइस के घटने पे क्या होगा? डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये आपका बढ़ गया, ये आपका प्राइस जो है वो घट गया था, ठीक है। तो इस तरीके का कर्व जो है आपका डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, thus the higher rate of the foreign exchange lower the demand of the foreign exchange। अगर रेट ज्यादा डिसाइड होगा, रेट अगर प्राइसेस ज्यादा जा रहे होंगे तो डिमांड जो है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, डायग्रामेटिकली डिमांड ग्राफ द फॉरेन एक्सचेंज इंडिकेट द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनने के पीछे रीजन क्या है कि प्राइस जब बढ़ता है किसी भी चीज का, ठीक है, या फॉरेन करेंसी का, तो उसकी डिमांड जो है वो घटने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये वाला जो वो है वो बताऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है। डिमांड हो गया इधर, सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सप्लाई कर्व में प्राइस जो होता है और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये सप्लाई कर्व। प्राइस पहले इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई। समझ में आई बात? तो आपका जो सप्लाई जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब जो करेंसी है, करेंसी का जो प्राइस है, जो रेट है, वो और उसकी सप्लाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगा सप्लाई भी घट जाएगी, ठीक है। हाँ जी, क्या? सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होता है। सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होता है और नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे अगर सप्लाई का इफेक्ट अगर बात करेंगे कि अगर सप्लाई बढ़ रहा है, मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो होगा क्या? प्राइस जो है वो घटने लग जाएगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो महंगा सस्ता बेचना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। कम होगा तो बढ़ जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ नहीं बनता, ये प्राइस और उसके इम्पैक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो जी, इकोनॉमिक कंडीशन देखो, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपकी सप्लाई कर्व है। जहां पर ये कट करते हैं वो प्राइस डिसाइड होगा, ये क्वांटिटी डिसाइड होगी और ये आपका इकोनॉमिक पॉइंट कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है।
तो इक्विवेलेंट की कंडीशन जरा देखते हैं कि इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है। इक्विवेलेंट रेट ऑफ एक्सचेंज व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब दोनों एक जगह पे काट रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है, प्राइस और क्वांटिटी। ये इक्विवेलेंट की कंडीशन कहलाती है। इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी की जो है फॉरेन करेंसी की जो है क्वांटिटी सप्लाई की जा रही होगी। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट है आपका कि सप्लाई ऑफ डिमांड कर्व आर मेजर ऑन द एक्स एक्सिस एंड द एक्सचेंज रेट ऑन द वाई एक्सिस। डी इज द डिमांड कर्व एंड एस एफ इज द सप्लाई कर्व। ये जो डी जो है वो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी है और एस एफ जो है सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद है इज द सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज। बोथ द दीज कर्व्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ई पॉइंट पे इन्होंने इसको काटा। ठीक है, इट इज एन इक्विवेलेंट पॉइंट एंड ओ आर इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। ओ आर रेट ऑफ एक्सचेंज जो है ये प्राइस की जगह पे मैं रेट लिख देता हूं। ठीक है, तो ओ आर जो है इक्विवेलेंट रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा और ओ क्यू जो है वो इक्विवेलेंट क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, इफ द रेट ऑफ फॉल इन एक्सचेंज, आप जरा देखो क्या कह रहा है। अगर कभी ऐसा होता है कि ये इक्विवेलेंट की कंडीशन है और इस कंडीशन के बाद अगर प्राइसेस अगर गिर जाते हैं तब क्या होगा। ठीक है, प्राइसेस गिर जाते हैं तो मैं एक नया केस बना रहा हूं। देखो अगर प्राइस गिर गया तो जैसे ही प्राइस गिरेगा तो यहां पे समझिए कि प्राइस अगर गिरा तो प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ता है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ता है, सप्लाई घट जाएगी। जरा देखो ये जो रेट जो है वो R1 जब डिसाइड हुआ, रेट जब गिर गए तो क्या हुआ कि ये आपका डिमांड था, डिमांड जो है वो बढ़ गई, यहां से यहां आ गई, ये जो है Q1 हो गई, Q से घिसक के Q1 हो गई। जबकि सप्लाई जो है वो घट गई, सप्लाई जो है वो आपका Q2 यहां पर आ गई। ठीक है, Q से घट के Q2 पे आ गई। समझ में आई बात। तो इतना जो है आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आई बात, ये वाला जो है डिफरेंशिएशन आ गया। फिर जैसे ही आपका प्राइस और प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी और सप्लाई घटा। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एकदम से अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा कि मार्केट के अंदर डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो धीरे धीरे वो चीज महंगी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और डिमांड के घटने की वजह से डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ने लग जाता है और सप्लाई के घटने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ने लग जाता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक दोबारा से ई की कंडीशन में ना आ जाए, मतलब ये चीज यहां पर और ये चीज यहां पर ना आ जाए। हाँ बोल। डिमांड के घटने प्राइस पे क्या असर पड़ता है? डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, एक केस और समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इक्विवेलेंट की कंडीशन से रेट जो है अपर हो जाए, मतलब हाई हो जाए, मतलब रेट अगर यहां डिसाइड हो जाता है तब क्या होगा। ठीक है, तो तब देखो जो क्या होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सप्लाई जो है वो बढ़ गई, सप्लाई इतनी हो गई, Q से खिसक के Q1 हो गई। ठीक है, जबकि डिमांड जो है वो घट गई। डिमांड, ये वाला डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व को यहां पे कट किया और सप्लाई कर्व को यहां पे कट किया, तो सप्लाई तो इतनी हो गई और डिमांड इतनी हो गई। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये हुआ कि रेट जब बढ़ा तो रेट मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई और फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट काम करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, जब भी किसी मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसके सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई ले नहीं रहा होता है, तो रेट अपने आप ही, जब उसकी डिमांड नहीं हो रही तो अपने आप ही कम होने लग जाते हैं। सेम इसी तरीके से डिमांड जो है वो घट रही होती है, तो डिमांड के घटने की वजह से क्या होता है, प्राइस जो है वो डिमांड कम हो जाता है, कम हो जाता है।
डिमांड के घटने से क्या होगा, प्राइस जो है वो घटने लग जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये वाला इधर की तरफ मूव ना करे और ये वाला इधर की तरफ मूव ना करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हो जाता है। समझ में आई बात? ये है आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस को फ्री प्ले में छोड़ दिया जाए तो वो इस तरीके से वर्क करता है। हाँ क्या कह रहा हूँ, कौन सा वाला? अगर R2 रेट जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, इक्विलिब्रियम प्राइस जो था R था, अगर इससे ऊपर डिसाइड हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट हाई हो गया, प्राइसेस हाई हो गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड जो है वो घट जाएगी। डिमांड जो है, लोग महंगा खरीदेंगे नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसे में क्या होगा कि अब इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट काम करना शुरू करेगा डिमांड और सप्लाई का। तो सप्लाई जब बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसके प्राइसेस जो है वो कम होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ठीक है, और डिमांड जब किसी चीज की घट जाती है तो उसके प्राइसेस जो है वो भी घटने लग जाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए।